होमी जहांगीर भाभा की मौत परमाणु कार्यक्रम को रोकने की साजिश थी या हादसा। आज जानेंगे इसकी पूरी कहानी, जिसमें बीबीसी की रिपोर्ट के साथ किताबों के कुछ अंश भी लिए गए हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। भाभा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। डॉक्टर भाभा को नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची कहकर बुलाते थे। कहते हैं कि सादगी पसंद भाभा कभी भी अपने चपरासी को अपना ब्रीफकेस तक नहीं उठाने देते थे। होमी भाभा के सहयोगी रहे एमजी कृष्णन मेनन ने याद करते हुए कहा था, उस दिन भाभा ने करीब मुझसे 2 घंटे तक बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास इंदिरा गांधी का फ़ोन आया था, जो 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने भाभा से कहा था कि मैं चाहती हूं कि आप विज्ञान और तकनीकी के हर मामले में मेरी सहायता करें। अगर उन्होंने वो जिम्मेदारी स्वीकार कर ली होती तो उन्हें मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता। भाभा ने मुझे बताया कि उन्होंने इंदिरा गांधी की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि वियना से वापस आने के बाद मैं तुम्हें TIFR का निदेशक बनाने का प्रस्ताव काउंसिल के सामने रखूंगा। इंदिरा गांधी के साथ होमी भाभा से हुई बातचीत भाभा के भाई जमशेद, मां मेहर भाई JRD टाटा के अलावा महिला मित्र पेप्सी वाडिया और उनके डॉक्टर फाली मेहता को पता थी। होमी भाभा की जीवनी पर प्रकाशित पुस्तक होमी भाभा ए लाइफ के लेखक बख्तियार के दादा भाव ने जिक्र किया कि कृष्णन मेनन को अंदाजा था कि इंदिरा गांधी भाभा को कैबिनेट में मंत्री बनाना चाहती हैं। 23 जनवरी 1966 को होमी भाभा को वियना जाना था। उस जमाने में बम्बई से वियना की सीधी फ्लाइट नहीं हुआ करती थी और लोगों को जनेवा में फ्लाइट बदलकर वियना जाना पड़ता था। भाभा ने एक दिन पहले ही जिनेवा जाने वाली फ्लाइट की बुकिंग कराई थी, लेकिन भाभा ने किन्हीं कारणों से यह यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी। बात 24 जनवरी 1966 की है, जब भाभा एयर इंडिया के जिस विमान से गए थे वह बोइंग 707 विमान कंचनजंगा था, जो सुबह 7:02 पर 4807 मीटर की ऊंचाई पर मोलबा पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें होमी भाभा समेत 106 यात्री और 11 विमान कर्मियों की मौत हो गई। विमान दिल्ली, बेरूत और जिनेवा होते हुए लंदन जा रहा था। कंचनजंगा विमान भी लगभग उसी स्थान पर क्रैश हुआ जहां नवंबर 1950 में एयर इंडिया का एक और विमान मलाबार प्रिंसेस क्रैश हुआ था। विमान का मलबा और लोगों के शव कभी नहीं मिल पाए, यहाँ तक कि विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो भी नहीं मिल सका। फ्रेंच जांच समिति ने सितंबर 1966 में फिर से अपनी जांच शुरू की और मार्च 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पहाड़ पर भारी बर्फबारी थी। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच गलतफहमी के कारण ये दुर्घटना हुई थी। विमान के कमांडर ने मोलबा से अपने विमान की दूरी का गलत अंदाजा लगाया था और विमान का रिसीवर भी खराब था, जिस कारण से यह दुर्घटना हुई। हालांकि भारत सरकार ने फ्रेंच जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पुरोधा होमी भाभा 56 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। भाभा की अचानक मौत से पूरे भारत को सदमा लग गया। उद्योगपति JRD टाटा के लिए तो यह सदमा दोहरा था। उनके साले गणेश बारटोली, जो कि एयर इंडिया के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक भी थे, वो भी इसी विमान में यात्रा कर रहे थे। 2 दिन पहले ही भाभा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में हुई शोक सभा की अध्यक्षता की थी। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी भाभा को अपने कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन भाभा ने कहा कि हम राजनीतिक पद के बजाय हमें वैज्ञानिक क्षेत्र पर ही काम करना है, हम वहीं खुश हैं। साल 2017 में एक स्विस पर्वतारोही डेनियल रोस को आल्प्स पहाड़ों पर एक विमान का मलबा मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उसी विमान का मलबा था जिसमें होमी भाभा सफ़र कर रहे थे। इस दुर्घटना के पीछे साजिश की आशंका अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की बताई जाती है। किसी ने अपनी
रिपोर्ट में जिक्र किया कि हादसे के 42 साल बाद 2008 में एक दावा किया गया, जब विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डलगस की एक किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो में डलगस और CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली के बीच बातचीत के अंश छपे। इसी में डलगस ने होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे CIA के हाथ होने का दावा किया था। अक्टूबर 2000 में मृत्यु से पहले कॉर्ली की डलगस से कई बार बातचीत हुई थी। कॉर्ली ने डलगस को दस्तावेजों से भरे 2 बॉक्स भी भेजे थे। साथ में कॉर्ली ने निर्देश दिया था कि ये दोनों बॉक्स उनकी मौत के बाद ही खोले जाएं। 5 जुलाई 1996 को हुई बातचीत में डलगस ने कॉर्ली को कहते हुए बताया था कि 60 के दशक में हमारी भारत से मुश्किलें शुरू हो गई थी, जब उसने परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था। वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने चालाक हैं और जल्द ही वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ वो सोवियत संघ के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक जा रहे थे। इसी पुस्तक में कॉर्ली ने भाभा के बारे में कहा, वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। वो परमाणु बम बनाने में पूरी तरह से सक्षम थे। हालांकि भाभा को कई बार सचेत किया गया था, लेकिन वो इस मसले पर किसी की नहीं सुनते थे। भाभा ने स्पष्ट कर दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें और भारत को दूसरी परमाणु शक्तियों के बराबर आने से नहीं रोक सकता। वो हमारे लिए खतरा बन गए थे। वो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे जब उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड पर रखा बम फट गया था। इस किताब में उनको ये कहते हुए भी बताया गया, वास्तव में शास्त्री भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू करना चाहते थे, इसीलिए हमने उनसे भी छुटकारा पा लिया। भाभा चूँकि जीनियस थे, उनमें परमाणु बम बनवाने की क्षमता थी, इसलिए हमने इन दोनों से पिंड छुटा लिया और भाभा के बाद भारत भी शांत हो गया। भाभा के जीवनीकार बख्तियार के दादा भाव लिखते हैं, भाभा की मौत इटली के तेल व्यापारी एनरिको मैटी की तरह थी। मैटी इटली के पहले परमाणु रिएक्टर का काम शुरू करवाना चाहते थे और कथित तौर पर CIA ने उनके प्राइवेट जहाज़ में तोड़फोड़ करवाकर उन्हें मरवा दिया था। हालांकि इन चौंकाने वाले दावों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। परमाणु बम के मुद्दे पर भाभा और शास्त्री में मतभेद था। नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री पक्के गांधीवादी थे और परमाणु हथियारों के प्रति उनका विरोध जग जाहिर था। तब तक नेहरू से अपनी नज़दीकी के कारण परमाणु नीति पर भाभा की ही चलती थी, लेकिन शास्त्री के आते ही हालात बदल गए। दादा भाव ने भाभा की जीवनी में लिखा, भाभा इस बात से बहुत परेशान हुए कि अब वो प्रधानमंत्री शास्त्री के कार्यालय में बिना अपॉइंटमेंट के नहीं घुस सकते थे। कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि शास्त्री को वो समझने में दिक्कत हो रही थी जो भाभा उन्हें समझाना चाह रहे थे। के परमाणु परीक्षण से पहले 8 अक्टूबर 1964 को भाभा ने लंदन में घोषणा कर दी थी कि भारत सरकार के फैसला लेने के 18 महीने के अंदर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। इस पर लाल बहादुर शास्त्री ने टिप्पणी करते हुए कहा था, परमाणु प्रबंधन को सख्त आदेश है कि वो कोई भी ऐसा प्रयोग न करे जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के खिलाफ हो। हालांकि बाद में भाभा ने शास्त्री को समझा लिया और मना लिया। जाने माने परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने इंदिरा चौधरी को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम इसे कैसे बनाएं। हमारे लिए ये एक आत्मसम्मान की बात थी। ने अप्रैल 1965 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर पीसफुल पर्पस के लिए एक छोटा सा दल बनाया, जिसका प्रमुख उन्होंने राजा रमन्ना को बना दिया। बख्तियार दादा भाव लिखते हैं, दिसंबर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने भाभा से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु विस्फोट के काम को तेजी देने के लिए कहा। होमी सेठना तो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री ने भाभा से कुछ खास करने के लिए कहा, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बिना कोई भी प्रयोग मत करिएगा। 3 माह के भीतर शास्त्री और भाभा दोनों की मौत हो गई। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की अचानक ताशकंद में मौत हो गई। उनकी उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी को
भाभा की सेवाएं लेने का बहुत अधिक मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके शपथ लेते ही 24 जनवरी को भाभा का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। दादा भाव लिखते हैं, RM लाला ने मुझे बताया कि भाभा ने पेप्सी वाडिया की वजह से अपना जाना स्थगित किया था, जो कि उनकी महिला मित्र थी। जिस बात के लिए भाभा की मां मेहरबाई ने इसके लिए इतना बुरा माना कि उन्होंने ताउम्र पेप्सी वाडिया को माफ नहीं किया। जिस दिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन हवाई दुर्घटना में भाभा की मौत हुई। अगले दिन के अखबारों ने अपना मुख्य पृष्ठ पर इसी को खबर बनाया। 20 अगस्त को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भाभा के सम्मान में शोक सभा हुई। भाभा ने अपने जीवित रहते ही किसी बड़े शख्स की मौत पर छुट्टी देने की प्रथा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनका मानना था किसी व्यक्ति को असली श्रद्धांजलि काम रोक कर नहीं और अधिक काम करके दी जाती है। भाभा की मौत पर उनके पालतू कुत्ते क्यूपिड ने पहले तो खाना छोड़ दिया और कुछ दिन बाद ही अपने मालिक के वियोग में वो भी मौत को स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा था, हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण चरण में होमी भाभा को खो देना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा धक्का है। उनके बहुआयामी दिमाग और जीवन के कई पहलुओं में उनकी रुचि हमारे देश में विज्ञान को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनको श्रद्धांजलि देते हुए JRD टाटा ने कहा, होमी भाभा उन 3 महान हस्तियों में से एक हैं जिन्हें मुझे इस दुनिया में जानने का सौभाग्य मिला। इनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे महात्मा गांधी और तीसरे थे होमी भाभा। होमी न सिर्फ एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान इंजीनियर और निर्माता भी थे। इसके अलावा वो एक कलाकार भी थे। जितने लोगों को मैंने जाना है, उनमें से वो 2 लोग भी शामिल हैं जिनका जिक्र मैंने किया है। उनमें होमी भाभा अकेले ऐसे शख्स हैं जिनको कंप्लीट मैन कहा जा सकता है। भाभा की मौत के बाद विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। S चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी में लिखा, भाभा के देहांत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये पद मशहूर वैज्ञानिक S चंद्रशेखर को देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि S चंद्रशेखर अमेरिकी नागरिक हैं। जब चंद्रशेखर नवंबर 1968 में दूसरा नेहरू स्मारक भाषण देने आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और स्पष्ट किया कि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। तब जाकर ये पद विक्रम साराभाई को दिया गया। विक्रम साराभाई परमाणु हथियार और शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ थे। साराभाई ने परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की नैतिकता और उपयोगिता पर सवाल उठाए और उस पूरी परियोजना को पलटने के लिए जोर लगा दिया था, जिसके भाभा सबसे बड़े पैरोकार थे। साराभाई ने तत्कालिक कैबिनेट सचिव धर्मवीरा से कहा कि भाभा का उत्तराधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब मात्र उनका पद लेना नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा को आत्मसात करना भी है। विक्रम साराभाई का भी बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था। अंततः होमी भाभा का परमाणु विस्फोट करने का सपना राजा रमन्ना और होमी सेठना ने मई 1974 में पूरा किया था।